हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का राज सर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग लिख लेते हैं। हमने इसके प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग लिख लिया है। अब चलिए ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस है, जो व्यक्ति खेत जोतता है तथा दूसरों के लिए फसल उगाता है कृषक कहलाता है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कौन कृषक कहलाता है? व्यक्ति कृषक कहलाता है, तो लिखेंगे द पर्सन। लेकिन कौन सा पर्सन? जो खेत जोतता है। अब इस व्यक्ति के बारे में कुछ डिफाइन किया गया है। इस व्यक्ति को डिफाइन किया गया है कि जो खेत जोतता है और दूसरों के लिए फसल उगाता है, वो वाला व्यक्ति। तो पर्सन के आगे द लगा दिए हैं, यानी इसको डिफाइन करेंगे। अब इसको डिफाइन करना है तो इसके लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन आएगा हु का इस्तेमाल लिविंग पर्सन के लिए करते हैं। अगर नॉन लिविंग थिंग्स होती तो उसके लिए विच का इस्तेमाल करते। तो द पर्सन हु यानी व्यक्ति जो। अब कौन सा काम है? जो खेत जोतता है। जोतने की क्या होती है? कल्टीवेट या प्लो। तो हम लिख रहे हैं कल्टीवेट, तो लिखेंगे कल्टीवेट। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, इसलिए जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस ऐड करते हैं, तो इसमें एस ऐड कर देंगे, हो जाएगा कल्टीवेट्स। द पर्सन हु कल्टीवेट्स यानी व्यक्ति जो जोतता है। क्या जोतता है? खेत। कल्टीवेट्स द लैंड या कल्टीवेट द फील्ड। तो हम लैंड लिख रहे हैं, कल्टीवेट्स लैंड, जो जमीन जोतता है। प्रेजेंट की बात हो रही है और प्रेजेंट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए कल्टीवेट लिखे हैं। द पर्सन हु कल्टीवेट्स द लैंड, व्यक्ति जो खेत जोतता है। तथा एंड लगाएंगे, एंड दूसरों के लिए फसल उगाता है। तो उगाना, कौन सा एक्शन हो रहा है? उगाना। उगाने की इंग्लिश क्या होती है? ग्रो या तो प्रोड्यूस। तो हम लिख रहे हैं प्रोड्यूस। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इसमें भी एस जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसेस। क्या प्रोड्यूस करता है? फसल। तो प्रोड्यूसेस क्रॉप्स। दूसरों के लिए, तो फॉर अदर्स यानी कि दूसरों के लिए। द पर्सन हु कल्टीवेट्स द लैंड, जो जमीन को जोतता है। एंड प्रोड्यूसेस क्रॉप्स, जो फसल उगाता है। फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। यहाँ से यहाँ तक को हम ट्रांसलेट कर दिए हैं। हु का मतलब होता है कौन, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन बन के आता है तो इसका मतलब होता है जो। पर्सन हु व्यक्ति जो, कल्टीवेट्स लैंड भूमि को जोतता है, खेत को जोतता है। एंड प्रोड्यूसेस क्रॉप्स और फसल उगाता है। फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। अब आगे का सेंटेंस है, कृषक कहलाता है। कौन कृषक कहलाता है? यानी कि वो पर्सन। अब इस पर्सन को कृषक कहेंगे, ये एक्शन का डूअर नहीं होगा, इसलिए इसको पैसिव में बनाएंगे। और प्रेजेंट की बात हुई, प्रेजेंट में वी1 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रेजेंट का पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? इज, एम, आर और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसको पैसिव में बनाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें लिखा है कृषक कहलाता है, वे व्यक्ति नहीं कहेगा, उसको लोग कहेंगे कृषक, तो इसको पैसिव में बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट हमारा लिख गया है, मेन वर्ड ये है पर्सन, और बाकी ये वाला जो सेंटेंस लिखा है इसको डिफाइन कर रहा है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन के जरिए इसको जोड़ के लिख दिए हैं और इसके आगे एक डेफिनेट आर्टिकल लगा दिए हैं, क्योंकि इसको इस व्यक्ति को डिफाइन किया गया है। अब सेंटेंस बनाते हैं, कृषक कहलाता है। अब क्या लगाएंगे? इज, क्योंकि पर्सन अकेला है, सिंगुलर है, तो लगाएंगे इज। और कहलाता है तो काल की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हो जाएगा कार्ड। इज कार्ड का मतलब क्या होगा? कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषक। तो कार्ड अ फार्मर। सेंटेंस बनके रेडी हो गया। द पर्सन हु कल्टीवेट्स लैंड, व्यक्ति जो खेत जोतता है। एंड प्रोड्यूसेस क्रॉप्स और फसल उगाता है। फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। इज कार्ड यानी कहलाता है। क्या कहलाता है? अ फार्मर, किसान या कृषक। जो व्यक्ति खेत जोतता है और दूसरों के लिए फसल उगाता है, कृषक कहलाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, प्रातः काल उठता है। कौन उठता है? वह व्यक्ति। तो उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन हमको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और सब्जेक्ट क्या है? वही व्यक्ति। तो उसके लिए प्रोनाउन क्या होगा? ही। तो लिखेंगे ही, यानी कि वह उठता है। तो ही। अब कौन सा काम हो रहा है? उठना। उठने की क्या होती है? गेट अप। तो लिखेंगे ही गेट अप। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं। प्रेजेंट में, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं। प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए, कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। तो ही गेट्स अप, वह उठता है। प्रातः काल, प्रातः काल की इंग्लिश क्या होती है? अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब होता है प्रातः काल। अगर केवल आप मॉर्निंग लिख रहे हैं, उसका मतलब नहीं निकल पाएगा कि वो प्रातः काल उठ रहा है। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि 7 बजे उठ रहा है, 9 बजे उठ रहा है, 11 बजे उठ रहा है, तब भी मॉर्निंग बोलेंगे। लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? वो सुबह जल्दी ही जगता है, यानी कि प्रातः काल। तो प्रातः काल की इंग्लिश क्या होती है? अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ही गेट्स अप, वह उठता है। अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातः काल। नेक्स्ट सेंटेंस है,
वह बैलों को भोजन देता है। सब्जेक्ट कौन है? ही, तो लिखेंगे ही। अब देता है तो गिव, प्रेजेंट टेंस से V1 ही लगाएंगे। और सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं, इसमें एस ऐड कर देंगे। तो ही गिव्स, क्या देता है? भोजन। तो ही गिव्स फूड, वह भोजन देता है। किसको देता है? बैलों को। तो टू ऑक्स, ऑक्स मिस होता है बैल, ईएन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? ऑक्सेन, बैलों को, यानी प्लूरल बना दिए ईएन जोड़ के। ऑक्स का प्लूरल कैसे बनाते हैं? ईएन जोड़ के। तो ही गिव्स, वह देता है फूड यानी भोजन। किसको देता है? टू ऑक्सेन, बैलों को। एंड अपने खेत जोतने जाता है। कौन जाता है? वह जाता है। सब्जेक्ट हम अपना लिख चुके हैं, अब डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट करेंगे। एंड के बाद वर्ब से स्टार्ट करेंगे। कौन सा काम हो रहा है? जाने का। तो लिखेंगे एंड गो। लेकिन सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, इसलिए इसमें ईएस ऐड करेंगे, क्योंकि लास्ट का लेटर क्या है? ओ है। जब लास्ट का लेटर ओ होता है तो एस की जगह ईएस ऐड करते हैं, तो हो जाएगा गोज। एंड गोज, और जाता है। कहाँ जाता है? जोतने जाता है। तो कैसे लिखेंगे? टू प्लो। टू प्लो का मतलब जोतने। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसमें जब हिंदी अर्थ निकालते हैं तो क्या आता है? ने। इसे टू प्लो लिखा है तो जोतने। तो ही गोज एंड गोज, और जाता है टू प्लो, जोतने। क्या जोतने? अपने खेत। तो अपने की इंग्लिश क्या होगी? सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के लिए अपने के लिए मीनिंग आएगी हिज। तो प्लो हिज। तो खेत की क्या होती है? फील्ड, एस लगाएंगे, एक से ज़्यादा खेत हैं। तो एंड गोज, और जाता है टू प्लो, जोतने, हिज फील्ड, अपने खेतों को या अपने खेत। ही गिव्स फूड, वह भोजन देता है। टू ऑक्सेन, बैलों को। एंड गोज, और जाता है टू प्लो, जोतने, हिज फील्ड, अपने खेतों को। आप यहाँ पर इस सेंटेंस को, जो ये वाला लिखा है, वह बैलों को भोजन देता है, इसके स्थान पे आप ये भी लिख सकते हैं ही भोजन देना। आप फीड से भी इसको बना सकते हैं, तो लिखेंगे ही फीड, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस जुड़ेगा। ही फीड्स, किसको? बैलों को। आप बुल्स लिख दीजिए दूसरी मीनिंग, या फिर ऑक्सेन ही लिखिए, तो ऑक्सेन ही लिख रहे हैं, क्योंकि बैल की इंग्लिश दूसरी होती है, बुल ऑक्स दोनों होते हैं। अब प्लूरल है तो ऑक्सेन हो जाएगा। अब बुल का प्लूरल कैसे बनाएंगे? एस जोड़ के, बुल्स हो जाएगा। ही फीड्स ऑक्सेन। आप ऐसे भी बना सकते हैं इस वाले सेंटेंस, जो आपको उचित लगे वो बना लीजिए। ही फीड्स ऑक्सेन ये लिख दीजिए, या फिर लिखिए ही गिव्स फूड टू ऑक्सेन, वह बैलों को भोजन देता है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह बीज बोता है। सब्जेक्ट कौन हो गया? ही। वह बीज बोने की क्या होती है? सौ, लिखेंगे ही सौ। लेकिन सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, इसलिए इसमें एस जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? ही सॉज। वह बोता है। क्या बोता है? बीज बोता है। बीज की इंग्लिश क्या होती है? सीड। सीड से लिखेंगे, प्लूरल होगा। तो ही सॉज सीड्स, वह बीज बोता है। नेक्स्ट सेंटेंस है जब फसल पक जाती है तब वह उन्हें काटता है। तो जब यानी कि व्हेन फसल पक जाती है, किसके विषय में बात हो रही? फसल की। तो व्हेन द क्रॉप, ऐसे लगाएंगे, फसलें, द क्रॉप्स, व्हेन द क्रॉप्स। अब पक जाती हैं, राइप मीन्स होता है पका हुआ। अब ये एग्जेक्टिव होता है, जब कोई एक्शन वर्ब ना मिले तो उसको विदाउट एक्शन में बनाते हैं, यानी कि उसको हम बी वर्ब से बनाएंगे। और ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इज, एम, आर। द क्रॉप्स, अब ये प्लूरल हो गया, इसके अनुसार क्या आएगा? आर आएगा, तो यहाँ लिखेंगे द क्रॉप्स आर। अब इसके बाद एग्जेक्टिव लिख देंगे, द क्रॉप्स आर राइप। जब फसलें, इसका मतलब क्या निकलेगा? फसलें पक जाती हैं, यानी बी वर्ग के बाद राइप शब्द लिखेंगे, उसका मतलब होगा फसलें पक जाना या पकी हुई होना। तो आप ऐसे भी अर्थ इसका निकाल सकते हैं, द क्रॉप्स आर राइप, फसलें पकी हैं, या फिर दूसरा अर्थ निकाल सकते हैं, फसलें पक जाती हैं। दोनों ही लगाएंगे। अब यहाँ पे वेन जुड़ा हुआ है, अब इस तरह का सेंटेंस तो हिंदी में बनेगा नहीं। जब फसलें पकी हैं, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? वेन द क्रॉप्स आर राइप, यानी जब फसलें पकी होती हैं या पक जाती हैं। इसको बी वर्ब से ही बनाया जाएगा इस सेंटेंस को। अब आगे लिखना है तब। तब की मीनिंग नहीं लिखेंगे, कॉमा लगा देंगे, इस कॉमा का मतलब हो जाएगा तब। वह उन्हें काटता है। कौन काटता है? वह, तो लिखेंगे ही। अब काटता है, काटने की इंग्लिश क्या होती है? रीप। आप चाहे रीप लिखें, चाहे आप हार्वेस्ट लिखें। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स काटना होता है, तो क्या लिख दें? हम हार्वेस्ट लिख रहे हैं, तो ही हार्वेस्ट। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए क्या जुड़ेगा? एस जुड़ जाएगा इसमें। ही हार्वेस्ट्स, किसे काटता है? उन्हें, तो देम। दे का इस्तेमाल नॉन लिविंग थिंग, प्लूरल थिंग के लिए भी किया जाता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है, इसलिए ही हार्वेस्ट्स देम, वह उन्हें काटता है। तो व्हेन द क्रॉप्स आर राइप, जब फसलें पकी होती हैं या पक जाती हैं, तो इसको हम बी वर्ब से बनाएंगे। तो व्हेन द क्रॉप्स आर राइप, जब फसलें पकी होती हैं या फसलें पक जाती हैं, ही हार्वेस्ट्स देम, वह उन्हें काटता है। नेक्स्ट सेंटेंस है इस प्रकार 6 माह के कठिन परिश्रम के बाद वह अनाज पाता है। तो इस प्रकार की इंग्लिश क्या होगी? 10
6 माह के कठिन परिश्रम के बाद वह अनाज पाता है। कौन पाता है? वह। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। तो लिखेंगे ही। पाना, पाने की इंग्लिश क्या होती है? गेट। हो जाएगा गेट। प्रेजेंट की बात हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, इसलिए आया है गेट। और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं, तो इसमें एस जुड़ जाएगा, हो जाएगा ही गेट्स। जब वो पाता है, क्या पाता है? अनाज, तो ही गेट्स द ग्रेन। इसमें एस ऐड कर देंगे, ग्रेन्स हो जाएगा। ही गेट्स ग्रेन, वह अनाज पाता है 6 माह के कठिन परिश्रम के बाद। तो बाद पाता तो लिखेंगे आफ्टर, यानी कि बाद। किसके बाद? 6 माह के कठिन परिश्रम के बाद। तो आफ्टर 6 मंथ, जो 6 लिखा है इसलिए प्लूरल हो जाएगा, तो मंथ्स लिखेंगे। 6 मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क। आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, 6 महीने के कठिन परिश्रम के बाद। 10 इस प्रकार ही गेट्स द ग्रेन, वह अनाज पाता है आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, 6 माह के कठिन परिश्रम के बाद। अब नेक्स्ट स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। स्टोरी नंबर बी। उस गांव के लोग लकड़ी के बने घरों में रहते थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? कौन रहता था? उस गांव के लोग। तो लिखेंगे द पीपल ऑफ दैट विलेज। उस गांव के, तो दैट विलेज, द पीपल ऑफ दैट विलेज, उस गांव के लोग। कौन सा काम हो रहा है? रहने का। रहने की इंग्लिश होती है लिव। पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, और लिव की सेकेंड फॉर्म होती है लिव्ड, केवल ईडी जुड़ जाएगा बस, हो जाएगा लिव्ड। द पीपल ऑफ दैट विलेज, उस गांव के लोग। अब क्या लिखेंगे? लिव्ड, यानी कि रहते थे। कहाँ रहते थे? लकड़ी के बने मकानों में। तो लिव्ड इन मतलब में, किसमें? लकड़ी के मकानों में। तो इन द हाउसेस ऑफ वुड, इन द हाउसेस ऑफ वुड, यानी लकड़ी के मकानों में। द पीपल ऑफ दैट विलेज, उस गांव के लोग। लिव्ड रहते थे, इन द हाउसेस ऑफ वुड, लकड़ी के मकानों में। नेक्स्ट सेंटेंस है दरवाजे भी लकड़ी के बने हुए थे। किसके विषय में बात हो रही है? दरवाजे। तो लिखेंगे द डोर, एस लगाएंगे क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है। द डोर्स बने हुए थे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट एक्शन का डूअर नहीं होगा, इसलिए इसको पैसिव फॉर्म में बनाएंगे। ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का पैसिव फॉर्म क्या होता है? वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द डोर्स लिख दिए। अब क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। तो वाज वर क्या लिखेंगे? द डोर के अनुसार आएगा वर, तो लिखेंगे द डोर्स वर। अब यहाँ पे आया है दरवाजे भी। अब भी की इंग्लिश होती है आल्सो। आल्सो को बी वर्ब के बाद लगाते हैं, तो वर लिख गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? आल्सो, तो लिखेंगे आल्सो, यानी डोर्स वर आल्सो, यानी दरवाजे भी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। आल्सो शब्द हमेशा वर्ब से पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, और बी वर्ब के बाद में आता है। तो यहाँ पे बी वर्ब है ये, और बी वर्ब के बाद लिख दिए हैं आल्सो। अब क्या लिखना है? थर्ड फॉर्म। कौन सा एक्शन है इसमें? मेक। मेक मीन्स होता है बनाना। अब थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है? मेड। तो क्या हो जाएगा? वर आल्सो मेड। द डोर्स वर आल्सो मेड, दरवाजे भी बने थे। किसके? लकड़ी के। ऑफ वुड, ऑफ वुड का मतलब लकड़ी के। तो डोर्स वर आल्सो मेड, दरवाजे भी बने थे। ऑफ वुड, लकड़ी के, दरवाजे भी लकड़ी के बने थे। आल्सो का मतलब होता है भी। ये मीनिंग अपनी सब्जेक्ट पे दे रहा है, लेकिन इसको हम लिखेंगे कहाँ पर? बी वर्ब के बाद में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर बी का फॉर्म है वर, तो यहाँ पे वर के बाद लिखा गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हर मकान के सामने एक पेड़ था। जब कोई चीज़ कहीं पर होती है तो उसके लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर आता है, तो यहाँ पर इसको देयर से बनाएंगे। तो लिखेंगे देयर एक पेड़ था, तो इसको बी फॉर्म से बनाएंगे। और पास्ट टेंस से वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो बी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वाज या तो वर। तो एक पेड़ था, इसलिए क्या आएगा? वाज आएगा। तो लिखेंगे देयर वाज अ ट्री। देयर वाज अ ट्री, वाज अ ट्री यानी एक पेड़ था। देयर मिस होता है वहाँ, लेकिन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बन के आता है तो इसकी मीनिंग नहीं निकलती है। तो देयर वाज अ ट्री, इसका मतलब क्या होगा? एक पेड़ था। हर मकान के सामने, सामने की इंग्लिश क्या होती है? इन फ्रंट ऑफ, यानी के सामने। किसके सामने? हर मकान के। तो इन फ्रंट ऑफ एवरी हाउस, एस जोड़ेंगे, हाउसेस। तो देयर वाज अ ट्री, एक पेड़ था। इन द फ्रंट ऑफ एवरी हाउसेस, प्रत्येक घर के सामने। तो प्रत्येक घर के सामने एक पेड़ था। नेक्स्ट सेंटेंस है गांव के केवल 27 मकान थे, यानी कि गांव में केवल 27 मकान थे। जब कोई चीज़ कहीं पर होती है उसको देयर से बनाते हैं, इसको भी देयर से बनाएंगे। तो लिखेंगे देयर, यहाँ भी होना बताया जा रहा है,
बी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट टेंस है इसलिए बी की सेकंड फॉर्म लाएंगे और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज या वर। तो यहाँ पर 27 है मकान, यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है इसलिए वर आएगा, तो लिखेंगे देयर वर केवल 27 मकान। केवल की इंग्लिश क्या होती है, वनली, तो लिखेंगे देयर वर वनली 27 यानी 27 केवल 27 मकान, हाउसेस एस लगाएंगे क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है। तो देयर वर वनली 27 हाउसेस, केवल 27 मकान थे। कहाँ थे, गांव में। गांव के लिखा यानी कि गांव में थे, तो लिखेंगे इन द विलेज, इन द विलेज यानी गांव में या गांव के। तो दे आर ओनली 27 हाउसेस, केवल 27 घर थे इन द विलेज, गांव में। नेक्स्ट सेंटेंस है पूरे गांव में केवल एक कुआं था। यहाँ भी होने की बात करेगी, जब कोई चीज़ कहीं पर होती है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर आता है तो यहाँ भी लिखेंगे देयर। होना बताया जा रहा है, होने वाली वर्ब होती है बी, सेकेंड फॉर्म वाज वर आएगी। तो एक कुआं था यानी कि वाज आएगा, सिंगुलर की बात हो रही है, लिखेंगे देयर वाज केवल एक कुआं था। तो केवल की इंग्लिश क्या होती है, वनली, वनली वन वेल, वनली वन वेल यानी कि केवल एक कुआं। देयर वाज वनली वन वेल, एक कुआं था। कहाँ पर, पूरे गांव में। तो इन द इंटायर विलेज, इन द इंटायर विलेज यानी कि पूरे गांव में। देयर वाज ओनली वन वेल इन द इंटायर विलेज, पूरे गांव में केवल एक कुआं था। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।